आज हमारे सामने सीटेट परीक्षा से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जी। और इनमें पेडागॉजी के वो जो लंबे और उलझे हुए सवाल होते हैं ना, उनको हल करने का एक शॉर्टकट, एक तरह का चीट कोड बताया गया है। जिनसे कई लोग घबराते हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से एक ढांचा समझना, एक ऐसा तरीका जिससे पेडागॉजी के सवालों को देखकर ही हल किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ रटने वाले ट्रिक्स नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मिलकर अपने मन में एक आदर्श क्लासरूम बनाएंगे। पहले हम वो मजबूत ईंटें चुनेंगे जिनसे ये क्लासरूम बनता है। ये है हमारे पॉजिटिव शब्द। फिर हम उन दरारों और कमजोरियों को पहचानेंगे जो इस इमारत को गिरा सकती हैं। ये है हमारे रेड फ्लैग्स। और यही सबसे दिलचस्प बात है। ये जो टैग वर्ड्स हैं, ये असल में आधुनिक शिक्षा के जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं, उनका निचोड़ है। अच्छा। अगर हम इन शब्दों के पीछे का क्यों समझ लें, तो हमें जवाब रटना नहीं पड़ेगा। वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ये परीक्षा पास करने से कहीं बढ़कर है। यह एक अच्छा शिक्षक बनने का नजरिया है। ठीक है, तो चलिए इस आदर्श क्लासरूम की नींव रखना शुरू करते हैं। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस पूरी इमारत का केंद्र, इसकी नींव का पत्थर हमेशा बच्चा होता है। हमेशा। तो यहीं से शुरू करते हैं। जी। तो पहली और सबसे मजबूत ईंट जो स्रोत हमें देते हैं, वो है सर्वांगीण विकास। ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इसका असल में क्लासरूम में क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि हम बच्चे को सिर्फ एक चलता फिरता दिमाग नहीं समझ रहे, जिसे बस जानकारी से भरना है। नहीं, हम उसके पूरे व्यक्तित्व को देख रहे हैं। उसका शारीरिक विकास यानी खेलकूद और स्वास्थ्य, उसका मानसिक विकास यानी सोचना समझना, अच्छा। उसका सामाजिक विकास मतलब दूसरों से घुलना मिलना, और उसका भावनात्मक विकास यानी अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना। शिक्षा का मकसद सिर्फ नंबर लाना नहीं, एक बेहतर इंसान बनाना है। और ये सर्वांगीण विकास, ये तो सिर्फ लेक्चर सुनने से तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अगली ईंट है करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा किसी मिट्टी के खिलौने को खुद बनाता है, तो वो सिर्फ खिलौना बनाना नहीं सीखता। वो सब्र सीखता है, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना सीखता है, और उसे बनाने में जो गलतियां हुई उनसे सीखता है। वो ज्ञान का निर्माता बनता है, सिर्फ उपभोक्ता नहीं। और जब बच्चा खुद कुछ कर रहा होगा, तो जाहिर है वो क्लास में चुप तो नहीं बैठेगा। हाँ, यहीं से शायद तीसरा शब्द आता है, सक्रिय सहभागिता। एकदम सही। एक अच्छी क्लास की पहचान शोर से होती है। बच्चों के सवाल पूछने का शोर, आपस में किसी टॉपिक पर बहस करने का शोर, कुछ नया बनाने का शोर। अच्छा। अगर क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो शायद वहां असल में कुछ भी नहीं सीखा जा रहा है। ये सारे विचार एक ही बड़े सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ बच्चे के हिसाब से हो, लेकिन असलियत में जब एक क्लास में 40 बच्चे हों और सिलेबस भी पूरा करना हो, तो हर बच्चे की जिज्ञासा को कैसे महत्व दिया जा सकता है? क्या इससे क्लास में मतलब अराजकता नहीं फैलेगी? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और हर टीचर इस चुनौती से जूझता है। देखिए, बाल केंद्रित होने का मतलब ये नहीं है कि क्लास में कोई नियम ही ना हो। अच्छा। इसका मतलब है कि शिक्षक का रोल बदल जाता है। वो अब सब कुछ जानने वाला बॉस नहीं, बल्कि एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर। गाइड। हाँ, वो बच्चों की जिज्ञासा को एक दिशा देता है। मान लीजिए, अगर बच्चे बारिश के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो वो उन्हें डांट कर चुप कराने की बजाय उस जिज्ञासा का इस्तेमाल विज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए कर सकता है। अच्छा, मतलब उसी मौके का फायदा उठाना। बिल्कुल। वो बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर एक प्रोजेक्ट दे सकता है। इससे बच्चे एक्टिव भी रहेंगे और सीखेंगे भी। मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी को दबाने की बजाय उसे एक चैनल देना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी विचार है जो मुझे लगता है हम सबके लिए समझना जरूरी है। स्रोत कहते हैं त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं। एक मिनट, ये तो उस हर बात के खिलाफ है जो हमने स्कूल में सीखी थी। हमें तो गलतियां करने पर डांट पड़ती थी, लाल पेन से गोला बना दिया जाता था। हाँ, होता था। तो ये स्रोत कह रहे हैं कि गलतियां असल में सीखने का एक हिस्सा है, कोई रुकावट नहीं। हिस्सा ही नहीं, सबसे जरूरी हिस्सा है। गलतियां एक खिड़की की तरह हैं, जिससे टीचर बच्चे के दिमाग में झांक सकता है कि वो सोच कैसे रहा है। अगर एक बच्चा 15/7 को 12 लिख रहा है, तो उसे डांटने की बजाय एक अच्छा टीचर ये समझेगा कि बच्चे को हासिल लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आया है। अच्छा। यहीं पर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, मतलब
डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग का रोल आता है। ये डॉक्टर वाले उदाहरण जैसा है ना? हाँ, जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है, निदान करता है और फिर उसका इलाज यानी उपचार करता है। वैसे ही शिक्षक पहले बच्चे की सीखने की कमजोरी का पता लगाता है और फिर उसे दूर करने के लिए खास तरीके अपनाता है। हो सकता है वो उसे ब्लॉक्स की मदद से घटाना सिखाए। गलती बच्चे की नहीं, सिखाने के तरीके की हो सकती है। ये तो हुई बच्चे के सोचने और सीखने की बात, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर हम क्लास में ऐसा क्या करें जिससे ये सब मुमकिन हो सके? स्रोत पढ़ाने के कुछ तरीकों पर भी रोशनी डालते हैं और उनमें एक शब्द तो ऐसा है जिसे जादुई तक कहा गया है, अवसर देना। इसे जादुई इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शिक्षक के माइंडसेट को दिखाता है। क्या वो बच्चे को अपनी बात कहने का, सवाल पूछने का, खेलने का, खोज करने का मौका दे रहा है, या फिर बस चुप रहने को कह रहा है? हाँ, या वो चाहता है कि बच्चा बस चुपचाप उसकी सुने। एक अच्छा शिक्षक मौके बनाता है और जब बच्चा कोशिश करता है, चाहे वो सफल हो या असफल, तो उसे प्रोत्साहित करना भी उतना ही जरूरी है। और जब हम हर बच्चे को अवसर देने की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का विचार अपने आप आ जाता है। सही कहा। यानी हर तरह के बच्चे को एक ही छत के नीचे सिखाना, चाहे वो दिव्यांग हो या किसी पिछड़े हुए समाज से आता हो। जी, और समावेशी क्लासरूम में एक और चीज होती है, अलग-अलग भाषाएं। हाँ, इसी से हमारा अगला सकारात्मक शब्द जुड़ा है, बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म। कई टीचर्स को लगता है कि अगर क्लास में बच्चे अलग-अलग भाषाएं बोल रहे हैं तो ये एक समस्या है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि सबको एक ही भाषा में बात करनी चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे। लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। संसाधन कैसे? सोचिए, एक बच्चा जो हिंदी बोलता है वो अपने दोस्त से अनजाने में ही पंजाबी के 2-4 शब्द सीख लेता है। एक बंगाली बोलने वाला बच्चा अपने साथ अपनी संस्कृति के गीत और कहानियां लाता है। क्लास एक छोटा भारत बन जाता है जहां बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। इसीलिए मातृभाषा, मदर टंग में सिखाने पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में सबसे आसानी से खुद को व्यक्त कर पाता है। स्रोत कुछ और दिलचस्प शब्दों का भी जिक्र करते हैं, जैसे अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंस थिंकिंग। इसका सीधा सा मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेन का क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो एक जवाब है लिखने के लिए। हाँ, यही कहूंगी मैं। ये हुआ अभिसारी चिंतन, यानी एक सही जवाब पर पहुंचना। लेकिन अगर आप सोचने लगें कि इसे बाल बांधे जा सकते हैं, इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे कागज में छेद कर सकते हैं, तो ये है अपसारी चिंतन। अच्छा, मतलब एक समस्या के कई समाधान सोचना। बिल्कुल। शिक्षक को ऐसे मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो बच्चों को ऐसा सोचने पर मजबूर करें। एक और शब्द है जो मैंने कई बार सुना है, पाड़ या ढांचा। स्कैफोल्डिंग। इसका क्या मतलब है? ये वाइगॉट्स्की का एक बहुत सुंदर विचार है। इसका मतलब है सीखने में बड़ों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद, टेम्परेरी हेल्प। जैसे आप बच्चे को साइकिल सिखाते वक्त पीछे से सीट पकड़ते हैं। आप साइकिल चला नहीं रहे, बस सहारा दे रहे हैं। और जैसे ही बच्चा संतुलन बनाना सीख जाता है, आप हाथ हटा लेते हैं। क्लास में शिक्षक का यही काम है। वो बच्चे को जवाब नहीं बताता, बल्कि उसे जवाब तक पहुंचने में मदद करता है। तो अगर इन सभी सकारात्मक ईंटों को एक साथ रखकर देखें, बच्चे को केंद्र में रखना, उसे करके सीखने देना, गलतियों को स्वीकार करना, मौके देना, अलग अलग भाषाओं का सम्मान करना, तो इनसे जो इमारत बनती है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये सारे धागे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, शिक्षक एक माली की तरह है। वो बीज यानी बच्चा नहीं बनाता और ना ही वो बीज के अंदर जाकर उसे पौधा बनाता है, लेकिन वो सही मिट्टी देता है, पानी देता है, धूप का इंतजाम करता है, ताकि बीज अपनी पूरी क्षमता से खुद पौधा बन सके। मतलब शिक्षक ज्ञान बच्चे के दिमाग में डालता नहीं, वो ज्ञान उगने का माहौल बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत खूब। तो ये थी वो मजबूत ईंटें जिनसे हमारा आदर्श क्लासरूम बनता है। लेकिन अब उन दरारों की बात करते हैं, उन रेड फ्लैग्स की, जो इस पूरी इमारत को कमजोर कर सकते हैं। जी। स्रोत कहते हैं कि ये शब्द जिस भी विकल्प में दिखें उससे बचना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ। अगर सवाल में ही पूछा गया हो कि क्या सही नहीं है या इनमें से कौन सा विचार बाल केंद्रित शिक्षा के विरुद्ध है, अच्छा, तो यही रेड फ्लैग्स हमारे सही उत्तर बन जाएंगे। सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है।
तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है केवल मात्र सिर्फ ही, ओनली। स्रोत कहते हैं कि ये 99% मामलों में गलत होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का काम संभावनाओं को खोलना है, उन्हें सीमित करना नहीं। जैसे ही कोई विकल्प कहता है बच्चा केवल स्कूल में सीख सकता है या बुद्धिमान बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, वो शिक्षा के विशाल दायरे को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देता है। ये बाल केंद्रित सोच के बिल्कुल खिलाफ है। अगला रेड फ्लैग है रटना, कंठस्थ करना, याद करना। पर मेरा एक सवाल है, स्रोत कहते हैं कि रटना पूरी तरह गलत है, पर क्या सच में? पहाड़े हों या कविताएं, कुछ चीजें तो हमें रटकर ही याद होती हैं। क्या रटने की कोई भी जगह नहीं है आधुनिक शिक्षा में? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। यहाँ हमें माइंडलेस रोट लर्निंग, मतलब बिना सोचे समझे रटना, और मीनिंगफुल मेमोराइजेशन यानी अर्थपूर्ण याद करना के बीच फर्क करना होगा। अच्छा। जब बच्चा किसी कविता को उसके भाव को समझे बिना सिर्फ तोते की तरह दोहरा रहा है तो वो रटना है, लेकिन जब वो उस कविता के अर्थ को समझकर उसकी लय का आनंद लेते हुए उसे याद करता है तो वो अर्थपूर्ण है। पेडागॉजी में रटना शब्द का इस्तेमाल हमेशा नकारात्मक संदर्भ में होता है, जहां समझने पर कोई जोर नहीं होता। समझ गए। और इसी से जुड़ा है अगला रेड फ्लैग, दंड, सजा, भय। ये तो जाहिर तौर पर गलत है। हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत बच्चे को किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक दंड देना एक अपराध है। डर से बच्चा अनुशासन नहीं सीखता, बल्कि सवाल पूछने से डरने लगता है। वो सीखने की प्रक्रिया से ही नफरत करने लगता है। बिल्कुल। इसी तरह शिक्षा कभी भी पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकती। ये बच्चे को केंद्र से हटाकर बेजान चीजों या किसी एक व्यक्ति के अहंकार को महत्व देना है। अब भेदभाव और तुलना से जुड़े कुछ शब्दों पर आते हैं जो मुझे लगता है हमारे समाज में बहुत गहरे बसे हुए हैं, जैसे वर्गीकरण या पृथक्करण। इसका सीधा मतलब है बच्चों पे ठप्पा लगाना। ये सेक्शन ए के होशियार बच्चे हैं, वो लड़का तो मंदबुद्धि है। ये ठप्पे बच्चे के आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाते हैं। हाँ। समावेशी शिक्षा का मतलब ही इन दीवारों को तोड़ना है, नई दीवारें बनाना नहीं। और तुलना करना, शर्मा जी के लड़के को देखो 95% लाया है और एक तुम ये शायद हर बच्चे ने सुना होगा और ये बहुत नुकसानदेह है। हर बच्चा एक फूल की तरह है, आप गुलाब की तुलना गेंदे से नहीं कर सकते। सही बात है। दोनों की अपनी खुशबू है, अपना रंग है। तुलना एक बच्चे को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन महसूस कराती है, जबकि शिक्षा का मकसद हर बच्चे को उसकी अपनी क्षमता का एहसास कराना है। और इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। लड़कियां गणित नहीं कर सकती या लड़कों को रोना नहीं चाहिए। ये ऐसी बेड़ियां हैं जो हम बच्चों को बचपन में ही पहना देते हैं और वो जीवन भर उनसे आजाद होने के लिए संघर्ष करते हैं। एक अच्छा शिक्षक इन रूढ़ियों को तोड़ता है, उन्हें मजबूत नहीं करता। अब उन शब्दों को देखते हैं जो सीधे सीधे सीखने में रुकावट डालते हैं। पहला है निष्क्रिय, पैसिव। अगर बच्चा क्लास में मूर्ति बनकर बैठा है तो समझ लीजिए कि सीखना नहीं हो रहा है। सीखना एक एक्शन वर्ब है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। और इसी से जुड़ा है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो अपसारी चिंतन का उल्टा है। मतलब लकीर का फकीर होना। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक ही सही जवाब पर अटक जाना, ये रचनात्मकता का दुश्मन है। एक शब्द है मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड। ये सुनने में तो बड़ा पॉजिटिव लगता है, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, पर पेडागॉजी में इसे नकारात्मक क्यों माना जाता है? क्योंकि मानकीकृत का मतलब है सभी बच्चों के लिए एक जैसे कठोर नियम या टेस्ट बनाना। सोचिए, एक ही चाबी से हर ताला खोलने की कोशिश करना। ये तो बेतुका है। हाँ, क्योंकि हर ताला यानी हर बच्चा अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं, उसका सीखने का तरीका अलग है। इसलिए शिक्षा में कठोरता नहीं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी हर ताले के लिए सही चाबी ढूंढने की कोशिश। और छोटे बच्चों के लिए कुछ खास रेड फ्लैग्स भी हैं, जैसे प्राइमरी लेवल पर व्याकरण के नियम रटाना। हाँ। या फिर रोजगार या व्यावसायिक शिक्षा की बात करना। बिल्कुल, छोटे बच्चे भाषा को इस्तेमाल करके सीखते हैं, उसके नियम रट कर नहीं। उनका उद्देश्य संवाद करना होता है। इसी तरह प्राइमरी स्कूल का उद्देश्य बच्चे की समझ विकसित करना है, उसे भविष्य का डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नहीं। वो सब बात की बातें हैं। तो अब जब हमने अपने आदर्श क्लासरूम की मजबूत ईंटों और कमजोर करने वाली दरारों दोनों को पहचान लिया है, तो सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल परीक्षा हॉल में कैसे करें। स्रोत एक बहुत स्पष्ट रणनीति बताते हैं। 3 कदम हैं और ये बहुत कारगर हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन। जी, जैसे ही आप सवाल के विकल्प पढ़ें, सबसे पहले उन विकल्पों को ढूंढकर काट दें जिनमें केवल रटना, दंड, तुलना, वर्गीकरण जैसे नकारात्मक शब्द हों।
आप हैरान होंगे कि अक्सर 2 या 3 विकल्प तो इसी पहले कदम में हट जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा पास 2 विकल्प बच गए और दोनों ही सही लग रहे हैं। अब क्या करें? अब आता है दूसरा कदम, विस्तृत विकल्प चुनें। स्रोत बताते हैं कि पेडागोजी में अक्सर वो विकल्प सही होता है जो सबसे लंबा हो और जिसमें बच्चे के सम्मान, उसे अवसर देने और उसकी सक्रिय भागीदारी की बात सबसे ज्यादा विस्तार से की गई हो। मतलब जो विकल्प बच्चे को सबसे ज्यादा ताकत दे रहा हो। बिल्कुल, जो विकल्प बच्चे को सबसे ज्यादा सम्मान दे रहा हो, उसके सही होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जो शायद सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल, तीसरा कदम है रोल प्ले। सवाल पढ़ते समय 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप एक परीक्षार्थी हैं। खुद को एक आदर्श, संवेदनशील और समझदार शिक्षक मानकर सोचें। इस स्थिति में एक अच्छा टीचर क्या करेगा? वो कौन सा रास्ता चुनेगा जिससे बच्चे का भला हो, उसका आत्मविश्वास बढ़े और वो सीखने के लिए प्रेरित हो? अच्छा, जो जवाब आपका दिल एक अच्छे शिक्षक के तौर पर दे, वही सही उत्तर है। पेडागोजी में सही जवाब हमेशा बच्चे के हित में होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि ये टैग वर्ड्स सिर्फ परीक्षा पास करने के शॉर्टकट नहीं है। ये असल में एक आधुनिक, मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांत है। बिल्कुल, इन शब्दों के पीछे का क्यों समझना ही असली तैयारी है। ये इस बात पर जोर देता है कि बच्चा एक खाली बर्तन नहीं है जिसे हमें भरना है, बल्कि वो एक जलता हुआ दिया है जिसकी लौ को हमें और तेज करना है। वो अपने अनुभवों के साथ स्कूल आता है और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। और जैसा हम हमेशा करते हैं, हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर आदर्श शिक्षण की ये सिद्धांत इतने स्पष्ट हैं और इन स्रोतों में इतनी अच्छी तरह से समझाए गए हैं, तो हमारे असल क्लासरूम में, हमारे स्कूलों में इन्हें पूरी तरह से लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं? सिस्टम की तरफ से, समाज की तरफ से, या खुद एक शिक्षक के तौर पर वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमें इस आदर्श क्लासरूम को हकीकत बनने से रोकती है?